हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बारे में। अभी 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन आई इस टाइम, बजट के टाइम, कि इसका जो प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए था, इसको लाइमलाइट मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं। तो इसमें आज इस वीडियो में हम ये पूरी समझने की कोशिश ये करेंगे कि फाइनेंस कमीशन क्यों होता है, क्या काम होता है, और ये पूरे एक लेमैन टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई आपको इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े टर्म्स नहीं मिलेंगे। जो हम कॉमन डिस्कशन की बात देखते हैं उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे और उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे छोटे में। अब एक इसमें चीज है कि फाइनेंस कमीशन होती क्या है और फाइनेंस कमीशन का काम क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो बॉडीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन है, उनका कंपोजिशन क्या होगा, उनका काम क्या होगा, वो कैसे वर्कआउट करेंगे चीजों को, और उनको कुछ इम्यूनिटी दी जाती है, कुछ प्रिविलेज दी जाती है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। एक और बॉडी होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज, जो अभी किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, बट अभी हम पढ़ रहे हैं फाइनेंस कमीशन। इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये फाइनेंस कमीशन करता क्या है? फाइनेंस कमीशन करता ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हमारे यहाँ फेडरलिज्म पे काम होता है कि दोनों मिलके काम करेंगे। कुछ सेंटर का काम है, कुछ स्टेट का काम है। स्टेट अपने खर्चे खुद बियर करता है, सेंटर अपने खर्चे खुद बियर करता है। खुद रेवेन्यू सेंटर भी जनरेट करता है, स्टेट भी जनरेट करता है। बट हमारे स्टेट इतने ज्यादा है कि उनके पास खर्च करने के टाइम पैसे कम पड़ते हैं। तो ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट को पैसा दे, और यही काम, इसीलिए हमें फाइनेंशियल कमीशन बनाया गया। अब ये देना तो है, अब वो कितना देना है, कैसे देना है, वही काम होता है इस अंडर आर्टिकल 280 फाइनेंशियल कमीशन का। अब जब फाइनेंस कमीशन इस पे काम करती है तो वो कुछ पैरामीटर डिसाइड करता है, उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया जाता है सेंटर के द्वारा। सेंटर ये कहती है कि आप इस पॉइंट पे आप मुझको बताएं कि कैसे होगा। एक सबसे बड़ा मिथ हम जो देखते हैं, और बेसिकली हर कब हमेशा एक डिबेट का पार्ट बना रहता है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा नहीं दे रहा है। हमेशा सुनते रहते हैं, हमारा पैसा नहीं मिला, हमारा पैसा नहीं मिला। तो बेसिकली अगर मैं उसको समझाने की कोशिश करूं कि वो कितना बड़ा मिसप्रेजेंटेशन किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि जब कभी भी हम कुछ सामान खरीदते हैं, अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो हम जीएसटी पे करते हैं। अब जब हम जीएसटी पे करते हैं तो उसमें देखते हैं ये लिखा रहता है सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक, इसके अलावा अगर ये वाला पार्ट नहीं है तो आईजीएसटी होता है। इतने इसके डिटेल में नहीं जाना, मतलब इतना तो पता है कि अगर सीजीएसटी है, मतलब ये वाला जो पैसा हम दे रहे होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ये वाला पैसा जब हम कुछ खरीद रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि हम अगर कहीं 5% का जीएसटी दे रहे हैं, तो उस 5% में 2.5% तो सेंटर के पास चला गया, और 2.5% स्टेट्स के पास चला गया। ठीक, तो 2.5% तो डायरेक्ट स्टेट्स के पास चला गया। अब ये बचा 2.5%। इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, जैसे कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं। तो जो स्टेट का शेयर है उसके अलावा छोड़ के सेंटर के पास जो भी पैसा आता है, उस सेंटर को ये कहीं ना कहीं स्टेट्स को देना रहता है। अब स्टेट्स को कितना देना है वो डिटरमाइन करता है फाइनेंस कमीशन। तो इस बार के फाइनेंस कमीशन में, इवन 15th फाइनेंस कमीशन में भी, वो जो शेयर था वो था 41%। इवन 16th फाइनेंस कमीशन ऑल्सो इट मेड इट टू 41%। इट मीन्स कि अगर सपोज सेंटर का जो डिविजिबल पूल है वो 100 रुपए का है, तो आउट ऑफ दिस 100
सेंटर विल गिव 41 रुपीज टू स्टेट्स। सारा पैसा उठा के 41 रुपीज स्टेट्स को दे दिया जाएगा। तो अगर ये देखें तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। सेंटर से पैसा स्टेट पे चला गया। अब हमारे पास इंडिया में एक स्टेट तो है नहीं, बहुत सारे स्टेट है। अब उन स्टेट्स में कैसे पैसा बटेगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलग अलग बेसिस होते हैं, वो भी फाइनेंस कमीशन ही बताता है कि आपको किस बेसिस पे कितना पैसा मिलेगा उस 41 रुपीज के, या फिर मैं सॉरी 41% में से। तो एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि एक तो पैसा जो आपका शेयर था स्टेट जीएसटी का या फिर स्टेट टैक्सेस का, वो तो आप स्टेट्स ऑलरेडी ले ही रहे थे। उसके अलावा सेंटर के पास जो डिविजिबल पूल आ रहा है, सेंटर के पास कलेक्शन, उसका भी 41% वो फाइनेंस कमीशन के थ्रू दे देता है स्टेट्स को। इसके अलावा मैं एक और चीज कहूँ, सेंटर क्या करता है, कुछ सेंटर सेक्टर स्कीम चलाता है, कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चलाता है। इनके थ्रू भी सेंटर स्टेट को पैसा ट्रांसफर करता है। तो अगर मैं इसको ओवरऑल करूं तो इफेक्टिवली ये जाते जाते नियर अबाउट 68 to 69% हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला मिथ तो यहाँ क्लियर हो जाएगा कि नहीं भाई, पैसा तो सेंटर देता ही देता है, और इट इज नॉट अबाउट दिस गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट होगी वो देगी, इतना तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, और वो रिकमेंडेशन होता है, बट कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मानती ही मानती है। ठीक है, तो इस तरह से एक ये चीज आप कभी भी अगर कभी डिस्कशन में पार्ट आए तो आप बता सकते हो कि नहीं, आपको तो पैसा दिया ही जाता है। अब बढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो अगर मैं बताऊं तो इस बार अभी 16th फाइनेंस कमीशन बनाया गया। इसके पहले 15 था। ये हर 5 साल के लिए बनाया जाता है। तो इसकी रिकमेंडेशन, तो जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे वो थे एनके सिंह जी। अभी जो है अरविंद पनगड़िया जी। ठीक, अब इसकी कुछ रिकमेंडेशन आई। क्या रिकमेंडेशन आई, कैसे आई, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो, मैंने बेसिक हाईलाइट कर रखा है कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सेंटर स्टेट का फिजिकल रिलेशन, चेयरमैन इज डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अब मैंने बताया था कि ये 5 साल के लिए होता है। February 1 जो बजट का डेट होता है उसी दिन इसको प्रेजेंट कर दिया गया पार्लियामेंट में। इसका पीरियड है 2026 से 2027, सॉरी 2026-27 से 2030-31 तक। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर 26-27 से इसका रिकमेंडेशन लागू हो जाएगा। इसमें एक और चीज थी कि जो 15th फाइनेंस कमीशन था ना, वो 6 साल तक चला था। उसकी रिकमेंडेशन क्यों, क्योंकि जो पहला साल था उसका 20-21 वाला, उस 20-21 में हुआ क्या कि हमारे पास कोविड आ गया। तो उसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई, बहुत अनसर्टेनिटी थी, फाइनेंस इधर से उधर दूसरे तरीके से ट्रांसफर हुई। तो वो दो टर्म्स में चला। एक तो फर्स्ट रेफरेंस आया सिर्फ वो 1 साल के लिए, उसके बाद सेकेंड रेफरेंस आया था वो 21 से 25 तक। ठीक है, 26 तक, इसीलिए इसको 6 साल मिला था। और ये 16th फाइनेंस कमीशन को 5 साल का दिया। अब इट वॉज मेंशन दैट कि जो सेंट्रल टैक्सेस में डिविजिबल पूल में शेयर था वो 41% उसको दे दिया गया। किसको, स्टेट्स को। ये सेम 15th फाइनेंस कमीशन में भी था। बट एक जो सही में चीज कही जाती है स्टेट्स के द्वारा वो सही है कि इस डिविजिबल पूल में जितने भी हम सेस देते हैं, जितने भी हम सरचार्ज देते हैं, वो सब इंक्लूड नहीं किया जाता है। इट मीन्स कि ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ही रखता है, उसको स्टेट को डायरेक्टली फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन के में ब्रैकेट में नहीं लाता है, और इसमें एक कॉस्ट ऑफ कलेक्शन भी माइनस किया जाता है। तो बेसिकली हम बढ़ते हैं कि अब क्या क्या क्राइटेरिया थे 15th फाइनेंस कमीशन में और 16th फाइनेंस कमीशन में, और ऐसा क्यों किया गया उस पर देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 है। 7 में से एक इसमें एक बार इसमें एक नया ऐड किया गया है, और ये पिछली बार था इसको चेंज कर दिया गया। अभी हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। तो सबसे पहला, एक तो टोटल 41% तो आ गया आपके पास। इस 41% में किस स्टेट को कितना मिलेगा, वो उसका परसेंटेज और कुछ परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग उसको डिसाइड किया जाता है। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है इनकम डिस्टेंस।
इनकम डिस्टेंस 15th फाइनेंस कमीशन कहता था कि आप वो उसका जो वेटेज होगा वो 45% होगा। 16th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग इसको कम करके 42.5% कर दिया गया। अब सवाल आता है कि व्हाट इज दिस इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस होता क्या है कि इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, बट हम ऐसा देखते हैं इसको, अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में कहूँ कि हम ये कंपेयर करते हैं कि अगर कोई हमारे यहाँ डेवलपिंग स्टेट्स है जिनकी जीएसडीपी अच्छी है, उनका पर कैपिटा इनकम कितना है, उनका एवरेज निकालते हैं 3 का। उसके बाद देखते हैं कि जो अदर स्टेट्स है उससे कितनी दूर उनका पर कैपिटा इनकम है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको बोलते हैं इनकम डिस्टेंस। तो उसको वेटेज दिया गया है 42.5%। अब इसका करने का रेशनल ये है कि कुछ स्टेट्स तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जो डेवलप नहीं है, थोड़ा बहुत उन पे और जरूरत है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने की, तो उनको और हम पैसा दे, उनको और पुश दे ताकि वो उस पे काम और कर सके और वो उनकी पैरिटी में आ जाए। ठीक। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी एक क्राइटेरिया है। अर्लियर इट वाज इन द 15th फाइनेंस कमीशन इट वाज weight was given at 15%, now it was given as 17.5%। और जो पॉपुलेशन बेस लिया गया वो 2011 का सेंसस ही लिया गया, क्योंकि आपको पता है कि कोविड की वजह से हमारा जो 21 वाला सेंसस था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अभी वो उसकी अभी नोटिफिकेशन आई है, अब धीरे धीरे वो चालू होगा। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें एग्जैक्ट फिगर पता चले, तब जाके हम और भी अपनी स्कीम्स, अपने जो भी चीजें हैं उसको हम कैरी आउट कर पाएंगे ढंग से, हमारे पास एग्जैक्ट डाटा होगी लोगों की। तो पहले जो उसको वेट दिया जाता था कि आपकी पॉपुलेशन जितनी है उसको 15% वेटेज मिलता था, अभी उसको बढ़ा के 17.5% कर दिया गया है। इसकी का कंप्लेन रहता है हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स हैं उनका, कि हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इतना काम किया और इसके वजह हमें पेनलाइज हो रहा है कि हमें स्टेट सेंटर से जो पैसा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है प्रॉपर, जितना मिलना चाहिए। और जो मेहनत भी नहीं कर रहे हैं उस पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उनको तो बेनिफिट ही है। तो इनकी हमेशा शिकायत रहती है। बट ठीक है, अगर इसको देखें तो वो एक तरह से अपनी जगह पे सही भी है, बट अगर दूसरी जगह से देखें कि नहीं, जो जहाँ पे लोग ज्यादा है थोड़ा उनको हम सपोर्ट करेंगे थोड़ा और, तो उनको और ज्यादा नीड है, उनके ज्यादा और कंजम्पशन की नीड है, उनके डेवलपमेंट की नीड है, तो ऐसा चीज है। दूसरा, इसमें डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को दिया गया कि पहले था 12.5%, अब कर दिया 10%। लेकिन इसमें एक चेंज किया है कि जो पहले डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का जो बेस लेते थे कि आप, ठीक है पॉपुलेशन को तो आप दे रहे थे, तो जो वो हुआ कि आपने तो कह दिया कि हम तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं फिर भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तो फाइनेंस कमीशन ने इंक्लूड किया कि अगर आप डेमोग्राफिकली परफॉर्म ज्यादा अच्छा कर रहे हो तो उस पर भी हम एक बेस बनाते हैं। उनको पेनलाइज नहीं करना चाहिए जो स्टेट अपने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। तो 15 फाइनेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने टोटल फर्टिलिटी रेट पे काम किया कि आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग हम आपके डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मेजर करेंगे और उस पे आपको वो डिवोल्यूशन होगा। लेकिन 16 फाइनेंस कमीशन ने इस टीएफआर को चेंज करके इसने the population growth between 1971 and 2001 instead of relying on changes in the TFR. States with lower population growth will have a higher share in the parameter। अब इसमें ये देखा गया कि 1971 से लेकर 2011 तक जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, जो चेंज हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ का, उसको एक पैरामीटर बनाया गया। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस थी वो अब टीएफआर के बेसिस पे ना होके अब पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग दे जा रही है। ठीक है। उसके बाद एक और आया कि हमने एरिया को भी दिया, अब जितना बड़ा एरिया होगा उसके बड़े उतने मिलना चाहिए। तो जो एरिया था पहले उसका वेटेज था 15%, वो कम करके अब कर दिया गया 10%। कि हाँ बड़ा स्टेट है तो उसको बड़ी चाहिए, तो उसको कम करके हमने 15% से 10% कर दिया। जो फॉरेस्ट वाला पार्ट है वो 10% का 10% ही रहा, कि मतलब अगर फॉरेस्ट का शेयर है तो 15 फाइनेंस कमीशन भी कहता था कि हमें फॉरेस्ट बचाना है, ऐसा तो नहीं है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में अपने सारे ग्रीनरी को खत्म कर दे, फॉरेस्ट को खत्म कर दे। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने भी कहा था कि आपको 10% उसका शेयर मिलेगा। 16 ने भी वही कहा,
बट इन्होंने जब 16 फाइनेंस किया तो इन्होंने कुछ और एरिया को भी इंक्लूड किया फॉरेस्ट एरिया में। जैसे पहले क्या होता था, 15 फाइनेंस कमीशन had considered only dense and moderately dense forest and defined parameters only in the terms of share in the overall forest area. बट इस 16 फाइनेंस ने क्या किया कि जो ओपन फॉरेस्ट है उसको भी फॉरेस्ट एरिया कंसीडर किया है। ठीक है। नाउ एक पिछले साल तक हुआ करता था टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, कि अगर कोई स्टेट टैक्स कलेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस करता है और अपने फिस्कल कंसोलिडेशन पे काम करता है, फिस्कल को डेफिसिट को कंट्रोल करने पे काम करता है, तो उसको 2.5% का शेयर एलोकेट था। इस बार इस टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स को टोटली हटा दिया गया है। एक नया ही टर्म आया, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। मींस कि आपका जीएसडीपी, एक स्टेट का जीएसडीपी इस सेंट्रल के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। उसको इन्होंने बेस मान के एक ये किया। तो ये 41% का एक तो ये परसेंटेज था कि 41% कैसे कैसे किस किस वेट में बटेगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो टोटल 6 थे। एक इनकम डिस्टेंस, सेकंड पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट को इस बार इन्होंने हटा दिया, एक नया लेके आए कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी को। ठीक, ये सब तो ठीक था 41%। इनके अलावा कुछ और पैसा भी सेंटर स्टेट्स को देती है ग्रांट्स के फॉर्म में, कि अर्बन लोकल बॉडीज को मेंटेन करने के लिए, डिजास्टर्स को करने के लिए, इन सब पे काम करने के लिए ये सब, और ये सब एडेड अनएडेड होते हैं, इनको कुछ दिया जाता है कि स्टेट्स इन पे काम करेंगे तो होगा। जैसे अब उसके बाद से ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज भी दिया जाता है। उसमें एक बेसिक ग्रांट है कि सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। तो ये ओवरऑल ऐसे था। बाकी अगर आपको ऐसे देखना हो तो आप ये पीआरएस का एक समरी है, आप ये डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें स्टेट्स को पहले कितना था, कितना शेयर अब मिलेगा, और कितना पहले मिलता था। जो बेसिक ग्रांट्स है वो अर्बन लोकल बॉडीज को पहले जो टाइट था अनटाइट था वो कितना था, वो सब चेंज हो चुका है। तो बेसिकली फाइनेंस कमीशन में यही था। और इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन की बात ये नहीं है कि हमें कितना मिला कितना नहीं मिला। द पॉइंट इज दैट कि हम एज ए स्टेट हम फिस्कल कंसोलिडेशन में क्या काम कर रहे हैं, है ना। तो उस पे काम करने की जरूरत है, ना कि इस डिस्कशन में। बेसिकली ये पॉलिटिकल डिबेट्स ज्यादा हो जाती है इसमें। हाँ, कुछ रहता है जेन्युइन कंसर्न, वो जेन्युइन कंसर्न एड्रेस होना ही चाहिए। बट मोर और लेस ये ठीक है। आप एज अ सेंटर एंड एज अ स्टेट both should work together in tandem to make a country economically prosperous। अब ऐसा तो नहीं है कि आप स्टेट्स गवर्नमेंट फ्री बीज बांटते रहो। एक फ्री बीज का नया कल्चर आया है, इस पे मैं अलग से वीडियो कभी बनाएंगे, अपन डिस्कशन भी कर सकते हैं इस पे, कि ये महिला सम्मान योजना, ये योजना किस चीज के लिए दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कुछ कोई प्रोडक्टिव नहीं। तो आप तो ऐसे बांटते रहोगे, सेंटर से पैसा नहीं मिलेगा तो फिजिकल प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है। बाकी यही था सब फाइनेंस कमीशन के बारे में। और भी कुछ समझना हो इसमें और कुछ भी जानना हो तो हम इस पे आप कमेंट्स के थ्रू डिस्कशन में डाल सकते हैं। बाकी हम इस पे और करेंगे।